अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। बच्चे फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के रेट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेनली बच्चे यहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कौन से होंगे कि जिनका रेट बहुत ज़्यादा होगा, वो रिएक्शन रैपिडली होती हैं, तेज़ी से हो जाते हैं। कुछ हम बात करेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिनकी जो रेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना उतने ज़्यादा स्लो होते हैं ना ज़्यादा फास्ट होते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चे ऐसे रिएक्शन को जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बच्चे फर्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कि अगर हम NaCl के सोल्यूशन के अंदर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करें तो बच्चे वो फ़ौरन क्या बन जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब जो जैसे ही हमने NaCl के अंदर जैसे ही हमने बच्चे सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया तो फ़ौरन हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गई, ऑब्टेन हो गई। मतलब इस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, ये रिएक्शन रैपिडली इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगा बच्चे, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में बात करें तो अगर हम बच्चे एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें, मतलब उसमें वाटर को ऐड करके उसको ब्रेक करके कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर, तो बच्चे वो जो रिएक्शन होता है उसका रेट मॉडरेट होता है। मतलब वो रिएक्शन ना ज़्यादा फास्ट होता है ना रिएक्शन ना ज़्यादा स्लो होता है। अब थर्ड में बात करें बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसको होते होते बहुत ज़्यादा क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। इस अगर हम बात करें बच्चे जो एसिड रेन वगैरह होती है, जो एसिडिक गैसेस वगैरह होती हैं, वो बच्चे बिल्डिंग्स के स्टोन वर्क को, ज़्यादातर मार्बल को क्या करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं, तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह अगर हम शुगर्स की फर्मेंटेशन की बात करें तो बच्चे शुगर की फर्मेंटेशन करके अल्कोहल वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट स्पीड पर हो रहते हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के रेट्स क्या होते हैं, कुछ रेट ज़्यादा होंगे, कुछ के रेट कम होंगे। अब बच्चे इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर एक्चुअली हमने डिस्कस क्या करना है, हमने उन केमिकल रिएक्शन के रेट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो उस रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं बच्चे, अफेक्ट करते हैं। और थर्ड हम बच्चे रिएक्शन के मैकेनिज़्म पर डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म मतलब क्या, कि वो जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं या वो मल्टीपल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगर एक रिएक्शन बच्चे सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा तो वो ही उसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और अगर कोई स्टेप मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, लेट्स सपोज वो 2 स्टेप के अंदर हो रहा है, तो उन दो में से जो स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बच्चे ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पे भी हमने इनको बात की थी कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो उन मल्टीपल स्टेप में से जो स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बच्चे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स इंक्लूड होंगे वही उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। बाकी जो स्टेप हैं, जो फास्ट स्टेप हैं, उनके जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करते। तो मतलब अगर हमने इंडस्ट्री के अंदर बात करें, अगर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास है, तो बच्चे वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है, तो वो हमें कब पता चलेगा, अगर हमें उसके मैकेनिज़्म का पता होगा। और जैसे हमने बच्चे हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी हम ऐसी कंडीशन फिट करते हैं कि हमारे पास जो अमोनिया की यील्ड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट बच्चे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, हम रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिएक्शन की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्टेंट्स A हैं और वो प्रोडक्ट्स B के अंदर क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, और हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब बच्चे क्या होना है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने ऐसा ऐसा क्या होना है, डिक्रीज़ होते जाना है, और प्रोडक्ट ने इंक्रीज़ होते जाना है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और बच्चे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बच्चे इसी सिचुएशन को यहाँ पर ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चे अगर हम देखें तो इस ग्राफ की बिगनिंग के अंदर देखें, चाहे अब ये बारे में बात जो बच्चे ये स्लोप है ये प्रोडक्ट की है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम स्टार्ट के अंदर देखें तो स्टार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट्स की भी और ये रिएक्टेंट्स, इन दोनों की जो स्लोप बची होती है वो स्लोप क्या है, वो स्टीप है। वो स्टीप स्लोप किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि बच्चे स्टार्ट के अंदर
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो रैपिडली चेंज हो रही है। रैपिडली कैसे चेंज हो रही है कि जो देखें, अब ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी स्लोप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि स्टार्ट के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन रैपिडली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स की बचे स्लोप है, तो प्रोडक्ट्स की स्लोप भी स्टार्ट के अंदर क्या है, स्टीप है। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि स्टार्ट के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में रैपिडली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो मीन स्टार्ट के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो रैपिडली डिक्रीज़ हो रहे हैं और स्टार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बच्चे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड करता जाएगा, तो बच्चे उस रिएक्शन की जो स्लोप है वो क्या होती जा रही है, लेस स्टीप होती जा रही है। तो वो लेस स्टीप किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि अब रिएक्शन स्लो हो गया है, रिएक्शन का रेट क्या हो गया बच्चे, वो भी कम हो गया है। तो हम रेट कैसे कहते किसे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो रिएक्शन का जो रेट है वो हर टाइम बच्चे क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। मतलब स्टार्ट के अंदर उसका रेट क्या था, ज़्यादा था, और ऐसा ऐसा रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बच्चे एंड के ऊपर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की ये जो फॉलिंग कर्व है ये टाइम एक्सिस क्या कर देगी, टच कर देगी, और हमारा रिएक्शन वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे हम किसे बोलते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब बच्चे ऊपर हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, नीचे टाइम लिख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। डिवाइड हम किससे करने जा रहे हैं, सेकंड से। जब सेकंड को बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो वो पर सेकंड बन जाएगा। तो मीन रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ पर गैस फेज रिएक्शन की बात करें तो फिर बच्चे हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, प्रेशर के यूनिट्स लिख देंगे। और बच्चे नेक्स्ट कि जो ग्राफ है बच्चे वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्ट के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज है वो रैपिडली हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब स्टार्ट के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा है और ऐसा ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो रिएक्शन रेट डिक्रीज़ विद द टाइम, ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। अब बच्चे यहाँ पर अगेन वही रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पर वही उसके यूनिट्स लिखे गए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की और एवरेज रेट की। अगर हम बच्चे एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम अगर हम रिएक्शन के रेट की बात करेंगे उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और अगर हम टू स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान अगर रिएक्शन रेट की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चे ये जो एवरेज रेट और जो इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं ये पूरे टाइम इंटरवल के अंदर जस्ट एक इंस्टेंट के ऊपर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टार्ट की बात करेंगे तो स्टार्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा, एवरेज रेट कम होगा। अगर एंड की बात करेंगे, एंड ऑफ द इंटरवल, तो वहाँ पे बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट कम होगा और एवरेज रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे बच्चे टाइम इंटरवल को कम करते जाएंगे, स्मॉलर करते जाएंगे, तो एवरेज रेट बिकम क्लोज टू द इंस्टेंटेनियस रेट। और बच्चे हमने वही बात की कि जब टाइम इंटरवल बच्चे जब वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा तो उस वक्त हमारे पास जो है वो एवरेज जो रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे अगर यहाँ पर फिर हम रेट ऑफ इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट की बात करें तो उनका जो इंस्टेंटेनियस उनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे डी एक्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेरी स्मॉल इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और बच्चे जो जो हमारे पास डी टी है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स। जब इस डी एक्स को डी टी से डिवाइड करेंगे तो उसे हम बच्चे क्या बोल देंगे, रिएक्शन रेट बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पर हम अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगा रहे हैं। बच्चे ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और पॉजिटिव साइन क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पर बच्चे ये जो डी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने ए जो बी लिखे हैं तो ये इनकी क्या बता रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में बात करें तो बच्चे लास्ट टाइम हमने बच्चे ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन को
बच्चे स्टडी किया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हों तो फिर उनके एक्टिव मास का हमने लेना है प्रोडक्ट, और उनके एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन रेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चे अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उनके एक्टिव मास को हम किसके इक्वल करते हैं, कंसीडर कंसंट्रेशन, किसकी यूनिट क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब बच्चे ये याद रखना है, लास्ट टाइम हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन था, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो यहाँ पर बच्चे हमने जस्ट जो रेट इक्वेशन लिखनी है उसके अंदर जस्ट हमने रिएक्टेंट्स की बात करनी है। फिर हमने ये भी बात की थी कि उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो उनकी पावर बन जाते हैं। तो जो स्मॉल ए है वो रिएक्टेंट की पावर बन जाएगा, जो स्मॉल बी है बच्चे साथ में वो रिएक्टेंट बी की पावर बन जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन बोलते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट बच्चे किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, इनकी कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रही हैं। और के यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब बच्चे अगर इस इक्वेशन के अंदर हम लेट्स सपोज करते हैं कि ए की कंसंट्रेशन भी 1 क्यूबिक डेसीमीटर है और बी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी क्या है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो एक जगह पे 1 पुट करते हैं, बी की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो बच्चे पर जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो उस वक्त फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस रेट कांस्टेंट के बच्चे क्या आ गया है, इक्वल आ गया, उस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। फिर हम क्या इसकी डेफिनेशन बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, मीन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो तो बच्चे उस वक्त उस रिएक्शन का जो रेट होगा वही उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 होगी तो उस वक्त जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो के की वैल्यू होती है बच्चे ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इस के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चे इस इक्वेशन को दोबारा अगर हम लें, ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर बच्चे ए बी रिएक्टेंट्स हैं वो सी और डी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो स्मॉल ए है ये रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ़ मोल हैं, जो स्मॉल बी है ये रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ़ मोल हैं, जो स्मॉल सी है ये प्रोडक्ट सी के मोल हैं, और जो स्मॉल डी है ये प्रोडक्ट डी के क्या हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अब बच्चे इसकी अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, हमने अभी बताया था कि रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे और जो उनके कोएफिशिएंट होंगे वो उनकी पावर बन जाएंगे। तो ये इस इक्वेशन की क्या है, रेट इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर बच्चे हम बात करें इसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो बच्चे हर इंडिविजुअल जो रिएक्टेंट है उसका हमने ऑर्डर लेना है। मतलब ये जो स्मॉल ए है इसे हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। स्मॉल बी की बात करेंगे तो इट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी रिएक्टेंट। मतलब अगर हमने फिर इस पूरे रिएक्शन का अगर हमने ऑर्डर को फाइंड करना है तो बच्चे हम ए और बी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ए प्लस बी करेंगे तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। ये देखिए बच्चे ये रेट इक्वेशन है, इन रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन के जो जो एक्सपोनेंट्स होंगी उनकी जो जो पावर होंगी जब उनको हम सम करेंगे उनको ऐड करेंगे तो वही रिएक्शन का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। और बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल whose concentration alter as a result of chemical change। इस बच्चे अगर हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिन जिन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उनका जो नंबर होगा बच्चे वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बच्चे बात ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। हम जस्ट केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शन इक्वेशन को देकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट्स का अगर हम सम लेंगे तो वो बाज़ दफ़ा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है और बाज़ दफ़ा उसके ऑर्डर के इक्वल नहीं होता। मतलब हमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलती है उसको देखकर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर क्या है। अब बच्चे ऑर्डर जो है रिएक्शन का ऑर्डर वो 0 भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। और इसको यहाँ पर हम बच्चे जो हैं वो
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बच्चे फर्स्ट हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब बच्चे देखें, अब हमें अगर इसकी हम इक्वेशन को देखें तो इसकी इक्वेशन क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बच्चे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। हालांकि जब इसकी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, इसको जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे तो इसकी रेट इक्वेशन के अंदर इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी चूँकि पावर 1 है तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बच्चे एक्चुअली ये होता क्या है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है और फिर उसके अंदर जब इसकी हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो बच्चे वो कौन से लिखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। उन दोनों में से जो स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। अब बच्चे दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। हालांकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ बता रही थी कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर बच्चे हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको बच्चे टर्शरी ब्रोमाइड क्यों बोल रहे हैं, हम ऑर्गेनिक के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बच्चे इसके अंदर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि इसके अंदर टोटल क्या है वो बच्चे, वो 2 मॉलिक्यूल है, मतलब एक वाटर है, एक हमारे पास वो अल्काइल हैलाइड है। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका ऑर्डर कितना होता है 1 + 1 2, लेकिन एक्चुअली बच्चे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो भी 1 होता है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो जस्ट अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि बच्चे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है। और इन रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद द ओजोन। अब यहाँ पर बच्चे देखें कि जैसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर बच्चे टोटल कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 2 हैं, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें भी दोनों आ रहे हैं, तो 1 + 1 करेंगे तो मतलब इस ये वो एग्जांपल है कि जिसके अंदर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उतने ही उसकी रेट एक्सप्रेशन में भी शो हो रहे हैं और उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखें आयरन क्लोराइड है +6 पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो क्या बता रही है कि 2 + 6 इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हालांकि इसका ऑर्डर 8 नहीं बल्कि इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। अब इसका ऑर्डर बच्चे 3 क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि उन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और जो हम रेट इक्वेशन लिखते हैं बच्चे, ये रेट इक्वेशन कहाँ से लेते हैं, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लेते हैं। अब इसी का एग्जांपल दें तो बच्चे देखिए इसका ये 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर FeCl3 + 2 पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं, फिर ये सेकंड स्टेप है। हमने देखना कि इनमें से स्लो कौन सा है। बच्चे फर्स्ट स्लो है, दूसरा क्या है, फास्ट। तो फर्स्ट अगर स्लो है तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और हमने जो रेट इक्वेशन लिखनी है उसके अंदर जस्ट ये दोनों रिएक्टेंट लेंगे। तो बच्चे FeCl3 उसकी पावर बनेगी 1 और Ki की पावर क्या बनेगी 2। 1 + 2 करेंगे तो मीन ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चे जो रिएक्शन हमारे पास इसका जो ऑर्डर है बच्चे वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, और उसके साथ साथ वो फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। वो बच्चे जो है वो डेसिमल के अंदर भी हो सकता है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें मिथाइल क्लोराइड + क्लोरीन, तो बच्चे इस रिएक्शन की अगर हम रेट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड की पावर क्या है 1 और क्लोरीन की क्या है 1/2। तो 1 + 1/2 करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा 1.5 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर बच्चे ये प्रिडिक्ट जो है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अब बच्चे कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं कि जिनका जो रेट होता है बच्चे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो बच्चे वो कौन से, दीज आर द 0 ऑर्डर रिएक्शन। उसके अलावा बच्चे अगर हम 0 ऑर्डर की बात करें तो मतलब इनके अंदर मेनली इसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन याद आते हैं कि जिनके अंदर इनका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करें। हाफ लाइफ हम बच्चे किसे बोलते हैं कि ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर उस सब्सटेंस का जो 50% रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो बच्चे 45 डिग्री पर इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है 24 मिनट। मतलब अगर हम 45 डिग्री के ऊपर अगर हम रखते हैं बच्चे इसका 0.10 मोल पर क्यूब, मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.10, तो 24 मिनट के बाद इसका जो हाफ है
बच्चे वो रिमेन होगा, वो कितना रह जाएगा 0.05। फिर नेक्स्ट 24 मिनट के अंदर फिर इसका हाफ रह जाएगा और वो कितना बच जाएगा 0.025। फिर अगले 24 बच्चे मिनट्स के अंदर फिर इसका हाफ रह जाएगा 0.0125। तो मीन जितनी हाफ लाइफ आगे चलती जाएंगी तो जो उसका है वो आगे हाफ वो रिमेनिंग रहता जाएगा। अब बच्चे अगर हम N2O5 की डिकम्पोजिशन की बात करें, ऊपर हमने इसकी इक्वेशन भी देखी थी, ये देखें ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें जो है उसने, अगर उसको हम रेट इक्वेशन को देखें तो रेट इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चे याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो उनकी कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन। दोबारा सुन लें कि बच्चे ऐसे रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो उन रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम बात करें नेक्स्ट बच्चे यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव यूरेनियम, अगर इसकी बात करें हाफ लाइफ की तो इस बच्चे हाफ लाइफ कितनी होती है 710 मिलियन ईयर। मतलब अगर इसका हम 1 किलोग्राम रखते हैं तो 710 मिलियन के बाद वो कितना रह जाएगा हाफ kg रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 710 मिलियन ईयर के अंदर वो कितना रह जाएगा 0.25 kg रह जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस जो यूरेनियम है उसकी जो हाफ लाइफ है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। दोबारा सुन ले, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की बात करें तो उनके लिए भी जो है वो ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर जो हाफ लाइफ होती है वो उनके इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर ये डायग्राम देखें बच्चे, इक्वेशन देखें, ये बच्चे ये हमारे पास जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो हाफ लाइफ है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 0.693/k। यहाँ पर क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, सेकंड जो ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पे हमने कहा कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उनकी जो हाफ लाइफ होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/KA। नेक्स्ट अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो हमने वहाँ पे ये कहा कि उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब 1/A²। इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है 1.5/KA²। तो यहाँ पर जो T1/2 1 है, मतलब इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, ये सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ है और ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ है। अगर इसको हम समराइज़ करें तो बच्चे इसको हम ऐसे समराइज़ कर सकते हैं कि जो भी हमने जिस मर्ज़ी ऑर्डर की हमने हाफ़ लाइफ को निकालना हो तो बच्चे उसकी वो जो हाफ़ लाइफ होगी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की जो पावर n होगी उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब हम किसी भी ऑर्डर के यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हम 1 ऑर्डर के निकालनी है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बच्चे 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और a की पावर 0 का आंसर क्या आ जाता है वो 1 आ जाता है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होगी उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। अगर हमने सेकंड ऑर्डर की फाइंड करनी है तो n की जगह पे 2 पुट कर दें। अब क्या आ जाएगा 1/A 2 - 1 2 - 1 करेंगे जवाब क्या आ जाएगा 1। तो हमने वही कहा था कि यहाँ पर उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो उनकी इन्वर्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्स डिफिशन होती है। तो अगर हमें बच्चे यहाँ पर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हाफ लाइफ का पता चल जाए तो हम उसका ऑर्डर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन देखें बच्चे, एग्जाम्पल देखें, हमारे पास जो है बच्चे हाइड्रोजन आयोडाइड है वो जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन के अंदर। इसके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी दी गई है, उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी गई है। हमने हाफ लाइफ को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन क्या है, रेट इज़ इक्वल टू KHI का स्क्वायर, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 और हम वहाँ पे हमने क्या कहा था AN-1 तो क्या लिखेंगे फिर 2 - 1 तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/KA। वैल्यूज़ पुट कर दें। K की वैल्यू बच्चे कितने दी हुई है 0.079, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.05 तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी 253 सेकेंड। मतलब 253 सेकेंड के बाद पहले वो कितना था 0.05 अब कितना रह जाएगा 0.025। बच्चे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे बोलते हैं, हमने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वो सेवरल स्टेप के अंदर हो रहा है तो उसका जो स्लो स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ने बच्चे ओवरऑल उस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना है।
और स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बच्चे वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ पर एग्जांपल के देखते हैं बच्चे NO2 + CO। अब देखें यहाँ पर अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वेशन के अंदर तो बच्चे NO2 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम रेट इक्वेशन देखें तो बच्चे रेट इक्वेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड अपेयर ही नहीं हुई, तो मतलब इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट किस पर डिपेंड करता है, बच्चे NO2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखें NO2 + NO2, ये बच्चे इसका फर्स्ट स्टेप है, इसका सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इसका स्लो स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और मैंने कहा था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही उसकी रेट इक्वेशन के अंदर आएंगे। यहाँ पर बच्चे NO2 के 2 हैं तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब बच्चे अगर हम देखें इस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें तो यहाँ पर NO3 बना और सेकंड स्टेप के अंदर वो क्या हो गया, वो यूज़ हो गया है। तो बच्चे और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर भी ये NO3 अपेयर नहीं हुआ, बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इनकी टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होती है, बाज़ दफ़ा ये अनस्टेबल होते हैं, वहीं पर ये यूज़ हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि हम इनको स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हम इनको वहाँ से आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो बच्चे इस इक्वेशन से ये भी एग्जांपल से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।